पीएसएल 11 का ग्रैंड ऑक्शन आज कंक्लूड हुआ। 12 घंटे का ऑक्शन था। सारी टीम्स ने भरपूर हिस्सा लिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्स हमें देखने को मिली। बहुत इंटरेस्टिंग पिक्स हमें अनसोल्ड जाती हुई नजर आई। बहुत कुछ है इसमें डिस्कस करने के लिए। एक एक स्क्वाड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हुनैन भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हुनैन, आपने पीएसएल से जो एक्सपेक्टेशंस लगाई थी ऑक्शन से, क्या ऑक्शन वैसा ही गया या थोड़ा डिसअपॉइंट हुए या ज्यादा खुश हो गए ऑक्शन देख के? सबसे पहले तो देखें, हमें ये पता होना चाहिए कि ये पीएसएल का फर्स्ट ऑक्शन था। सो एवरीवन वाज एक्सपीरियंसिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। भले वो कमेटी भी हो, भले वो होस्ट हो, कोई भी हो, टीम्स हो, सबके सब फर्स्ट टाइम कर रहे थे। सो एक क्रेडिट आपको पीएसएल मैनेजमेंट को देना पड़ेगा कि किस प्रोफेशनलिज्म के साथ इन लोगों ने इसको कंडक्ट करवाया। और अच्छे से ऑक्शन हुआ। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो मुनासिब ऑक्शन था। बट पिक्स अगर मैं बात करूं, जो प्लेयर्स पिक हुए, जो प्लेयर्स अनसोल्ड गए, उसमें काफी सारे ऐसे नाम हैं जो कि फैन फेवरेट, अनफॉर्चुनेटली उनको पिक नहीं किया गया। जैक फ्रेजर मगर एक बहुत हाईलाइटेबल नेम है उसमें से। फिर जेसन रॉय, जॉनसन चार्ल्स की हालांकि बिडिंग हुई, उसको पिक किया गया, बट जेसन रॉय के ऊपर कोई बिडिंग नहीं हुई। इसके अलावा अगर आप देखें तो एडम जेम्पा ऑन द बेस प्राइस सोल्ड आउट हो गए। ऑलमोस्ट बेस प्राइस के ऊपर गए, 30 लाख ऊपर। उसके अलावा एडम जेम्पा की कोई बिडिंग नहीं हुई, जबकि मोमिन कमर की बिडिंग हो रही थी। सो ये सारी चीजें थी जो आपने देखा होगा कि बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट है। फैन फेवरेट प्लेयर्स को नहीं भी लिया गया इसमें। दो ऐसे ऑलराउंडर्स हमें वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ज्यादा डिमांड में नजर आते हैं, जिमी नीशम और मार्कस स्टोइनिस। वो दोनों भी अनसोल्ड गए और दोनों राउंड्स में अनसोल्ड गए। या तो पहली बार ऑक्शन कर रहे थे, इस वजह से इतनी कोई प्लानिंग नहीं थी, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट जो होता है उसके साथ नहीं आए हुए थे, या अपने साथ सही एनालिस्ट नहीं रखे हुए थे टीम्स ने। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसे नेम्स हैं जो आपको पूरी दुनिया में नजर आते हैं। या तो उनको पैसे की बेस पे छोड़ा गया होगा, पर्स कहीं ना कहीं छोटा पड़ गया होगा, क्योंकि डेरिल मिचेल को भी लाहौर कलंदर ने यही बोला, उनके ओनर ने, कि हमने मिचेल को जाने देना पड़ा क्योंकि हमारा पर्स छोटा पड़ रहा था। आई माइट थिंक कि पर्स का भी एक इशू था। आप क्या समझते हैं इस बारे में? जी, जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया है कि फर्स्ट ऑक्शन ऑफ एचबीएल पीएसएल था। पर्स थोड़ा छोटा रखा गया, 44 करोड़ रुपए का पर्स था। ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करना चाहिए अगर आपको ऑक्शन प्रॉपर देखना है। सो इसके लिए आपको कम से कम 100 करोड़ का बजट एक होना चाहिए, वो कि ग्रेजुअली इंक्रीज होगा डेफिनेटली। एक साल के अंदर तो 66-60 करोड़ तो इंक्रीज नहीं कर सकते आप, लेकिन 5 साल में अगले उस तरफ आपको जाना पड़ेगा। बिकॉज अभी आप अपना महंगा तरीन प्लेयर इस ऑक्शन के अंदर देखें तो वो नसीम शाह है, जिसको 875 करोड़ में खरीदा। सो ये अगर हम लोग आईपीएल से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा मतलब मिनिमम अमाउंट है आईपीएल की, 2 करोड़ इंडियन रुपीस। सो अगर हमें प्लेयर काटने हैं आईपीएल से और बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करना है, देन वो एक ही सूरत हो सकती है, वो है अमाउंट की सूरत। एंड अमाउंट अगर आपको बड़ा करना है, देन टीम्स के पर्स भी आपको देने पड़ेंगे, अलॉट करने पड़ेंगे। वो जिस तरीके से पैसा आता रहेगा पीएसएल के अंदर, सो फिर हम देखेंगे कि एक वक्त आएगा 5 से 6 सालों में, आज के बाद इंशाल्लाह, कि हमारे पास वो उतने पर्स होंगे कि हम लोग बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाए। आई थिंक पीएसएल ने पहले ही स्टेट कर दिया है कि 2 साल बाद ग्रैंड ऑक्शन होने वाला है पीएसएल का। और एक गौहर शाह, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ उनका, जो मुल्तान की बिडिंग रेस हार गए थे, बहुत ज्यादा अपसेट भी नजर आए थे यंग लड़का, उसने एक हिंट भी दिया कि मे भी पीएसएल 12 में हमें 2 टीमें और आती हुई नजर आए। तो आई होप कि वहां पे हमें एक बड़ा पर्स नजर आएगा। बिना कोई टाइम जाया करे चलते हैं टीम्स की तरफ। सबसे पहले कराची किंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारी स्क्रीन पे शो हो जाए कराची किंग्स का स्क्वाड। कराची किंग्स ने अपने कैप्टन डेविड वार्नर को रिटेन करा। वन ऑफ द एक्सपेंसिव बिड थी पूरे ऑक्शन की। इसके अलावा हसन अली वगैरह को इन लोगों ने रिटेन करा था। आप क्या समझते हैं, एक वेल राउंडेड स्क्वाड बन गया है या अभी भी कुछ खामियां हैं ये इनके स्क्वाड में? मेरे ख्याल से कराची का 5 से 6 सालों के अंदर अगर मैं बेस्ट स्क्वाड बोलूं तो ये गलत नहीं होगा। जिस हिसाब से ये स्क्वाड इन लोगों ने बनाया है, कंप्लीट एवरीथिंग इसके अंदर इंक्लूडेड है। यंगस्टर्स से लेकर एक्सपीरियंस और फॉरेन प्लेयर्स भी आप देखें तो बहुत अच्छा मिक्स एंड मैच करके बनाया है। मेरे ख्याल से सलमान अली आगा विल लीड दिस साइड, और ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड भी करेगी किस तरीके से पाकिस्तान परफॉर्म करता है टू द वर्ल्ड कप। अगर पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा टू दी सेमीफाइनल और फाइनल, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि सलमान विल बी लीडिंग डेविड वार्नर इन कराची किंग्स। उसके बाद अगर आप, बहुत सारी चीजें इस टीम में जो है वो वेल बैलेंस्ड है। अगर मैं यंग प्लेयर्स की बात करूं तो साद बेग इसके अंदर मौजूद है। फिर हमजा सुहेल लेफ्ट आर्म पेसर है, वो भी अच्छे बॉलर्स हैं। इसके बाद खुजैमा बिन तनवीर यूएई चले गए हैं, लेकिन ये कराची बॉर्न एंड ब्रॉट अप है यहाँ से। सो ये भी बहुत जबरदस्त बॉलर है। आईएलटी बहुत
जबरदस्त खेला। मीर हमजा की एक्सपर्टीज है यहाँ पे। एडम जेम्पा बड़े सस्ते में इन्हें मिल गया है। सो ओवर एंड ऑल अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने पहले बोला, लास्ट 5 से 6 सालों की कराची की ये बेस्ट टीम बनी है इस दफा। आजम खान पे अगर हम बात करें तो आजकल बहुत ज्यादा हमें लीग्स वगैरह से भी गायब नजर आ रहे हैं। पूरे सिस्टम से, सोशल मीडिया वगैरह से उनकी क्रिकेट एक तरह से खत्म हो गई है। और ताबिश हाशमी के शो में उनकी अपीयरेंस हुई थी तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी फिटनेस पे काम कर रहा हूँ और छुप के काम करना बेहतर है, मैं एक चेंज लेकर अपने अंदर वापस आऊंगा। तो कितना हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आजम खान से कि वो कितनी अपनी फिटनेस पे काम करके आएंगे और इस सीजन में कितना इंप्रेस करेंगे सेलेक्टर्स को? वेल डेफिनेटली एक चीज तो आपको पता है कि आजम के हमें हमें जो उसका टैलेंट है उसके बारे में कोई शक होना नहीं चाहिए। प्रॉपर टेक्निक वाइज भी सॉलिड प्लेयर लगता है, ईच एंड एवरीथिंग आजम खान की प्रॉपर है। लेकिन जो चीज मेरे ख्याल से उसको रोक रही है वो उसका वेट ही है। लेकिन अगर उस वेट के साथ भी अपनी बैटिंग को अगर वो इम्प्रूव करता है, क्योंकि वेट काफी ज्यादा है आजम का, अगर उसको इम्प्रूव भी करेगा तो वो कितना करेगा वो भी देखना पड़ेगा। जिम ट्रेनर्स क्या कहते हैं, या वो एक नेचुरली उसकी बॉडी उस तरीके से है, वो सारी चीजें शायद आजम ही बेटर जानते हैं। लेकिन अगर मैं टैलेंट वाइज बात करूं और पीएसएल पिछले देखूं मैं, तो आजम खान ने हमेशा पीएसएल के अंदर हम सबको इंप्रेस किया है। अपार्ट फ्रॉम लास्ट पीएसएल वो थोड़ा सा बुरा गया था, बट 23 का पीएसएल, 24 का पीएसएल उसने बड़ा जबरदस्त खेला था। लास्ट पीएसएल में मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उनको इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल गया था कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम कराची के बॉलिंग की बात करें तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है एडम जेम्पा के इंक्लूजन से। एक तो उनको बहुत कम पैसों में मिल गए और दूसरी बात जो पेसर्स उनके अराउंड खेल रहे होंगे, हसन अली हो गए, हुसैमा बिन तनवीर जिनका आपने जिक्र करा, बहुत अच्छा आईएल T20 लगा के आ रहे हैं। इसके अलावा मोइन अली भी थोड़ा हेल्प करेंगे स्पिन में और बाकी भी इनके पास अच्छे बॉलर्स हैं। हसान उल्लाह को एंड में इन लोगों ने उठाया। तो बॉलिंग किस तरह शेप होती हुई आपको दिख रही है? अब्बास अफरीदी ऑब्वियसली डायमंड पिक है। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी बोला, एक वेल राउंड साइड है, बैटिंग, बॉलिंग, ओपनर्स, फिर मिडिल ऑर्डर भी आप देखें तो खुशदिल मौजूद है इसके अंदर। सलमान वन डाउन बैटिंग करेगा। इसके अलावा आजम खान मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटिंग कर सकते हैं। साद बेग को देखना पड़ेगा कि किस नंबर पे बैटिंग करवाते हैं ये लोग। सो मैं समझता हूँ कि बॉलिंग भी पूरी है। हसन अली, अब्बास आफरीदी आपको दो राइट आर्म एंगल देते हैं। फिर मीर हमजा आपके पास एक लेफ्ट आर्मर है और हमजा सुहेल उसका बैकअप एक लेफ्ट आर्मर बैठा हुआ है। उसके बाद अगर मैं स्पिन डिपार्टमेंट की बात करूं, सो इन फॉर्म ऑफ आकिब इलियास थोड़ी सी एक आपको ऑफ स्पिन भी मिल जाएगी। आकिब इलियासी ओमान वाले, इतना कोई इनको जानता नहीं होगा बट स्टिल मुनासिब से प्लेयर है। इसके अलावा मोइन अली आप समझेंगे बहुत अच्छे बॉलर हैं T20 क्रिकेट के अंदर अभी भी। उसके बाद एडम जेम्पा की रिस्ट स्पिन आपको मिल गई है। सो हर तरीके से ये मुझे 11 बनेगी ना जब, तो ये हर एस्पेक्ट इसका कवर ही होगा। एंड कराची किंग की हमने एडिंग टू दैट मोहम्मद वसीम भी मौजूद है, बट आई डोंट थिंक इनका चांस बनेगा बिकॉज ओपनिंग में डेविड वार्नर इज देयर। उसके अलावा शायद साद बेग को ओपन कराया एज एन इमर्जिंग, बट लेट्स सी, ही इज आल्सो अ गुड प्लेयर। साथ पे एक हमें इस सीजन में एक ऐसा नाम नजर आएगा जो सबको इम्प्रेस करेगा क्योंकि कराची किंग्स की रिटेंशन में से एक प्लेयर है ये। तो होपफुली इतने साल से सर्किट्स में घूम रहा है, खेल रहा है, पूरे एक प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, तो हम सबको इम्प्रेस करेगा। कराची किंग्स को अगर 10 में से रेट करना होगा तो कितना रेट करेंगे? फिर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टीम के ऊपर। मेरे लिए तो ये साइड 8 और 8.5 के दरमियान है, मे बी 9 एज वेल, क्योंकि सारी बेसिस कवर है। एंड जहां तक बात है सात की, तो आई गेस सात इस साल इंशाल्लाह बड़ा सीजन लगाएंगे, क्योंकि आपने कायदे आजम ट्रॉफी में भी देख लिया, 4 शतक थे सात बेग के, जबरदस्त परफॉर्मेंस, लीडिंग रन स्कोरर भी बने थे माशाल्लाह। सो मेरे ख्याल से तो सात बेग का ये गो थ्रू सीजन होगा इंशाल्लाह। इस सीजन अच्छा करेंगे सात बेग। वेल, ऑल द बेस्ट टू कराची किंग्स। नेक्स्ट स्क्वाड कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट स्क्वाड इज द फैन फेवरेट, मोस्ट सक्सेसफुल साइड इन द PSL हिस्ट्री, आपकी फेवरेट लाहौर कलंदर। इस टीम को शेप अप होता हुआ कैसे देखते हैं? लाहौर आई गेस ज्यादा फोकस इन्होंने वही अपनी फैमिली गैदर करने में ज्यादा लगाया है। लॉयल्टी जो इनके लिए बड़ी मैटर करती है, उसमें इन्होंने ज्यादा पैसा जो है वो लगाया है। भले वो फखर जमान की पिक हो या आप देखें कि हारिस रऊफ की पिक हो, इवन शाहीन शाह अफरीदी से महंगा हारिस रऊफ एंड फखर जमान को इन लोगों ने उठाया है। सो येट अगेन वही जो बात करते हैं इनके ओनर्स अबाउट द फैमिली विच दे हैव क्रिएटेड ओवर द इयर्स, इनके लड़के वो इन्होंने लेना नहीं भूले हैं। दैट इज वेरी गुड साइन कि आप लोग जिस बंदे को बनाते हैं, जो आपका फेस है बेसिकली, उसको आप रखते हैं फिर अपने पास और अपनी टीम से खिलाते भी हैं। सो अगर मैं
क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करूं इस टीम की, सो बॉलिंग इसकी भी अच्छी है। आप देखें इसमें मुस्तफिजुर रहमान आपको मिल जाएंगे, फिर शाहीन शाह अफरीदी ऑब्वियसली खेलता हुआ दिखेगा, हारिस रऊफ भी होंगे। फिर इसके बाद आप देखें यहाँ पे हुसैन तलत को ले लिया इन्होंने। इसके अलावा मुझे स्पिनर्स थोड़े सा ऐसा लग रहा है कि उसामा मीर के अलावा अगर उसामा मीर का थोड़ा सा ऑफ डे जाता है तो देन इनके पास ऑप्शन में शॉर्टेज होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये अगर मैं बैटिंग वाइज बात करूं तो एक अच्छी साइड है। गुडुकेश मोती भी मौजूद है इनमें, लेफ्ट आर्म स्पिनर फ्रॉम द वेस्ट इंडीज। आज बड़ा अच्छा मैच खेला गुडुकेश मोती ने, और वो भी अच्छा हेल्प कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि स्पिनर्स में इनको कोई कमी होनी चाहिए, क्योंकि एक तो मोती इनके पास आ गए, उसके बाद उसामा मीर है, और इनके वेरी ओन सिकंदर रजा इनकी टीम में मौजूद है। तो मेरे ख्याल से एक तरह से बेसिस कवर है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक हसीबुल्लाह खान की हुई, क्योंकि विकेट कीपर हमें कहीं मिसिंग नजर आ रहा था इनकी टीम में, सैम बिलिंग्स भी छोड़ के चले गए। तो हसीबुल्लाह को कितना चांस मिलता हुआ देखते हैं इस पीएसएल में लाहौर कलंदर की तरफ से? वेल विकेट कीपर मेरे ख्याल से एक ही है, ये मोहम्मद फारूक कौन है आई डोंट नो, बट आई गेस ये विकेट कीपर ना हो या शायद हो, पता नहीं मुझे इनका। लेकिन अगर हसीबुल्ला इज द लोनली विकेट कीपर है सो वो तो खेलेगा ही खेलेगा, बट हसीब को भी थोड़ा स्टेप अप करने की जरूरत है, क्योंकि 2019 से नाम चलता हुआ आ रहा है हसीब का। 2022 में उसने फिर अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला, वहां पे 2 सेंचुरीज थी उसकी। उसके बाद उसको चांसेस ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान से मिले, कंटिन्यू नहीं मिले यस, लेकिन उसने परफॉर्मेंसेज भी कुछ ऐसी खास नहीं दी है अभी तक। और लास्ट 1 to 2 ईयर से अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंसेज में बिल्कुल पीछे चला गया। सो इट इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू फ्रेंचाइज है, वहां से रिलीज किया गया पेशावर से, जहां पे इनको मौके मिले थे पिछले साल भी, बट इतना परफॉर्म नहीं कर पाए थे। सो एक न्यू फ्रेंचाइज, न्यू डे, न्यू सीजन, लेट्स सी किस तरीके से जाता है सीप का ये सीजन भी। एक चीज जो अगर आप इस स्क्वाड को गौर से देखें तो आपको बहुत अच्छी नजर आएगी कि शाहीन के पीछे मुस्तफिज लगा हुआ है, दसुन शानागा के पीछे हुसैन तलत लगे हुए हैं, फखर जमान के पीछे मोहम्मद नईम लगे हुए हैं। हर प्लेयर के लिए इन्होंने एक एक बैकअप तैयार किया हुआ है। तो कितना हेल्प करेगा इनको कि अगर खुदा न खास्ता किसी प्लेयर को मिड वे इंजरी भी हो जाती है तो इनके पास उतना ही अच्छा बैकअप मौजूद है खेलने के लिए 11 में। जी ऐसा ही है। और सबसे अच्छी बात जो पहले भी थी और जो अभी भी है वो इनकी फास्ट बॉलिंग है। सारी बेसिस कवर्ड है इसके अंदर। अगर मैं डेथ बॉलिंग की बात करूं तो वो एक ऐसा फेज होता था जहां पे ये लोग स्ट्रगल करते थे, और वहां पे अब देखें आप मुस्तफिजुर रहमान, जो कि मैं समझता हूं वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द डेथ ओवर्स हैं वो, विद हिज कटर्स एंड वेरिएशंस जो कि उनके पास हैं। इसके अलावा हारिस रऊफ एंड शाहीन शाह अफरीदी तो आपको पता है वो रेगुलरली खेलते ही हैं लाहौर से और अच्छा करते हैं पीएसएल के अंदर। इसके अलावा यंगस्टर उबैद शाह भी मौजूद है स्क्वाड के अंदर। So let's see how this team shapes up, but squad wise on paper it is looking a good side as well. एक नाम बिफोर मूविंग ऑन मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और वो नाम है अब्दुल्ला शफीक का। जब सिस्टम में आए एकदम छा गए, बहुत कम डोमेस्टिक करियर पे इंटरनेशनल टीम में आ गए, लेकिन इंटरनेशनल टीम में आके रन की अंबार लगाती है लॉन्गर फॉर्मेट्स में। ऑल्दो T20I में इतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता, उनको व्हाइट बॉल का प्लेयर समझा नहीं जाता, लेकिन पीएसएल खेलना शुरू करा तो वहां सबको इम्प्रेस करा। ऐसी कौन सी वजह उनकी रह रही है कि पीएसएल वाली फॉर्म उनकी इंटरनेशनल में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, और ये सीजन उनको कितना हेल्प कर सकता है आगे जाते हुए? पिछले सीजन में जैसे अब्दुल्ला ने बैटिंग की थी वो मैं समझता हूँ बड़ी शानदार बैटिंग की थी अब्दुल्ला ने, और इन द सेमीफाइनल जो कि एलिमिनेटर था अगेंस्ट कराची किंग्स, वहां पे उसने जो बैटिंग की थी वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी उसकी। और मैं समझता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट पे अभी तक उसको इतना ज्यादा T20 के अंदर चांस मिला नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि ओपनर्स जो है उसमें कंपटीशन बहुत है। अभी भी आपको पता है हमारा जो मिडिल ऑर्डर खेल रहा है उसके अंदर भी सारे ओपनर्स ही भरे हुए हैं। सो इनफैक्ट ओपनर का चांस एज एन ओपनर पाकिस्तान टीम में खेलना इस वक्त तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस कोई वहां से फेल नहीं होता और आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ना लगा दें, जैसे फरहान ने लगाई थी पिछले साल जब वो नेशनल T20 खेला था। सो इसकी वजह से वो टीम में आया था। सो अब्दुल्ला की परफॉर्मेंसेस जरूर है पीएसएल के अंदर, बट उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एंड मोर ओवर अब तो इवन लॉन्गर फॉर्मेट के अंदर भी अब्दुल्ला शफीक स्ट्रगल करने लग गया है, जितने इनकंसिस्टेंसी के साथ उसने परफॉर्मेंसेस शुरू कर दी हैं ओवर द लास्ट 1 to 2 ईयर्स। लाहौर कलंदर को अगर 10 के स्केल पे रेट करना हो तो कितना रेट करेंगे, और कहां तक जाता हुआ इनको देखते हैं सीजन में? मैं समझता हूं इनकी रेटिंग 7 मैं दूंगा इन्हें, एंड इस सीजन में दे विल क्वालिफाई फॉर द क्वालिफायर्स जो कि होते हैं, टॉप 4 में तो आएंगे। Alright, so let's move on to Islamabad United, arguably one of the strongest squad जो इस PSL ऑक्शन में पिक हुआ। सारी बेसिस हमें कवर नजर आती हैं, और इसी वजह से एक वन ऑफ द सक्सेसफुल साइड्स भी हैं पिछले PSL के 10 सीजन में। उन्हें भाई कैसा शेप होते हुए देखना इस्लामाबाद यूनाइटेड को मूविंग फॉरवर्ड?
बहुत जबरदस्त पर्स की यूटिलाइजेशन की है आई गेस। क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये दो ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने पर्स को बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है और अच्छा ऑक्शन किया दोनों ने। एक चीज जो इन लोगों ने कर दी, वो हसनैन को उसके शहर से ले गए ये लोग, हैदराबाद से। अगर हसनैन हैदराबाद में खेलता तो और ज्यादा फैन एंगेजमेंट आती, बट उसके अलावा अगर मैं स्क्वाड को देखूं तो बहुत सारी बेसिस कवर्ड है इसके अंदर। दीपेंद्र सिंह एरी ये लेके आए हैं, इसकी वजह से नेपाली फैन बेस जो है ना इनके पीछे मैड हो जाएगी। बहुत ज्यादा नेपाल से हमें फॉलोइंग दिखेगी इस साल पीएसएल की। एक और प्लेयर था जो नेपाल से आराम से आप किसी भी साइड में पिक कर सकते थे, वो संदीप लेमिचाने था, बट अनफॉर्चुनेटली वो अनसोल्ड गए हैं इस साल। एनीवेज, अगर मैं स्क्वाड की बात करूं तो डेट अगेन जैसे मैंने पहले बोला, एवरी ईच एंड एवरी बेसिस स्क्वाड की कवर्ड है। एक बात अगर मैं ऑक्शन से थोड़े दिन पहले चले जाए रिटेंशन की करूं, तो आंद्रेस हॉस ये एक बहुत बड़ी स्टील थी, क्योंकि इनको बेस प्राइस डायमंड कैटेगरी की बेस प्राइस से भी कम पे पिक किया गया। गोल्ड कैटेगरी में इनको पिक करा गया, और जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं पीएसएल में 100 भी लगा चुके हैं, तो इनके लिए एक ओपनर पिक करना और इस क्वालिटी का पिक करना जो इनके लिए परफॉर्मेंसेस दे चुका है, और इतने कम पैसों में पिक करना कितना फायदेमंद साबित हुआ आगे ऑक्शन में जाते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ओपनर प्लस विकेट कीपर बैट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विकेट कीपिंग का रोल भी आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कीपिंग भी कर सकते हैं एंड्रेस गॉस। इसके अलावा डिवॉन कॉनवे होंगे एक तो ओपनर इनके, इसके साथ एंड्रेस गॉस। अब ये जो है ना ये थोड़ा सा मसला बनेगा, बिकॉज एंड्रेस गॉस भी एक ऐसा प्लेयर है जो कि थोड़ा सा ना टाइम लेके खेलता है, एंड विद दैट डिवॉन कॉनवे भी। सो ये एक देखना पड़ेगा कि क्या ओपनिंग पेयर ट्राई करते हैं, सेम के साथ जाएंगे या कुछ न्यू ट्राई करेंगे, बिकॉज समीर मिनाज भी इन लोगों ने ही पिक किया है। सो मेरे ख्याल से एंड्रेस गॉस जो है वो वन डाउन बैटिंग करते हुए हमें प्रोबेबली नजर आएंगे। बट ओवर एंड ऑल एंड्रेस गॉस जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हर लीग के अंदर, आईएलटी भी बड़ा जबरदस्त खेला, जैसे आपने बात की पिछले साल पीएसएल के अंदर सेंचुरी भी थी उसकी। सो मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त पिक थी उस वक्त के लिहाज से, कम पैसों में थी, जिसकी वजह से आज ऑक्शन बड़ा जबरदस्त इन लोगों ने यूटिलाइज किया है। अब मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद की टीम में ये एक प्रॉब्लम होनी चाहिए कि कोई प्लेयर ऊपर से आके टाइम देता है, क्योंकि उनका मैसेज क्लियर होता है कि आप अगर 2 बॉलों पे 4 रन भी बनाते हो तो हमें वो 200 का स्ट्राइक रेट काउंट होगा। और आई थिंक जब एक क्लैरिटी मिल जाती है आपको सिस्टम की तरफ से कि आपने ऐसा खेलना है, हम आपको बैक करेंगे, तो कोई भी प्लेयर घबराता नहीं है फेल होने से। इसके अलावा अगर लोकल प्लेयर्स को थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, ओवरसीज प्लेयर्स अगर हम देख लें, क्या शानदार पिक्स हैं इनकी। एंड्रेस हॉस हो गया पहले डिस्कस करा, डेविन कॉनवे हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा मैक्स ब्रायंट एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। मार्क चैपमैन आप सबको पता है पाकिस्तान की पिचेस पे कितना लीथल बैट्समैन है। इसके अलावा शमार जोसफ और रिचर्ड ग्लीसन की जगह मैं समझ रहा था कि रीस टॉपली को पिक कर सकते थे, लेकिन अब कर लिया तो खैर है। एंड दीपेंद्र सिंह एरी जैसा हमने डिस्कस करा, और हमने उसकी पहले मैच में परफॉर्मेंस भी देखी कि कितना तगड़ा प्लेयर है और बहुत अच्छा फील्डर भी है। और जितनी फैन बेस वो लेकर आएगा पीएसएल में, तो वो भी एक मैसिव एडवांटेज होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। तो इनको इससे मेरे ख्याल से तो कैप्टन के लिए कितना बड़ा हेडिक बन जाएगा, क्योंकि एक एक प्लेयर ऐसा है जो डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आता है, और उनमें से 4 पिक करना कितना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब आप ज्यादा और बहुत अच्छे ओवरसीज प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन इट इज अ हेडेक फॉर कैप्टन एंड कोच और मैनेजमेंट कि किसको खिलाना है एंड किसको बिठाना है। बहुत सारी चीजें फिर देखनी भी पड़ती हैं आपको। एंड जिस तरीके से आपने बात की ग्लीसन की जगह टॉपली होते हैं यहाँ पे, सो एक और इनको फायदा हो जाता है कि लेफ्ट आर्मर स्क्वाड के अंदर इनके आ जाता है, जो कि अभी के वक्त हमें नहीं दिख रहा है। अगर मैं बात करूं मेरी 4 चॉइसेस जो मैं बना सकता हूं इस वक्त फॉर दी ओवरसीज, उसमें एंड्रेस गॉस एंड डेवॉन कॉनवे तो डेफिनेटली होंगे। चैपमैन या ब्रायंट में से कोई एक होगा, एंड देन आई विल गो विद शिमार जोसेफ। दीपेंद्र सिंह एरी अनफॉर्चुनेटली विल नॉट बी मेकिंग इनटू 11, लेकिन फिर उससे नेपाली फैन बेस बड़ी नाराज हो जाएगी, सो उनका भी ख्याल रखना है। बट किस तरीके से उनको चांस देंगे, बट ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, जैसे आपने बात की है बहुत जबरदस्त टी20 का प्लेयर है वो। सो अगर वो जगह बनाता हुआ हमें स्क्वाड के अंदर दिखे तो दैट विल नॉट बी अ सरप्राइज टू मी। बट कंसीडरिंग द कॉम्बिनेशन, क्योंकि इमाद वसीम भी आपको खेलता हुआ दिखेगा, शादाब भी खेलता हुआ दिखेगा, एरे इज ऑल्सो एन स्पिनर ऑलराउंडर, सो मेरे ख्याल से शायद उसकी तरफ ना जाएं, बट अगर इनको फील हुआ तो दे कैन गो एज वेल। सो रियली इट इज एन हेडेक टू सिलेक्ट द फॉरेन प्लेयर्स। लोकल प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, और मेनली अगर मैं बॉलिंग अटैक की इनके बात कर लूं, सलमान इरशाद विल बी लीडिंग द बॉलिंग अटैक। उसके अलावा फहीम अशरफ मोस्ट एक्सपेंसिव ऑलराउंडर इन द पीएसएल ऑक्शन टुडे, और जिस तरह उनकी
उनके ऊपर लड़ाई हो रही थी, वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कमबैक के बाद परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए पिछले 1-1.5 साल में, तो इतना फ़हीम अशरफ डिजर्व करता है, और स्पेशली पीएसएल में जहाँ पे वो अलग ही प्लेयर हमें नजर आता है। इसके अलावा मेहरान मुमताज हो गए, और आपके पास मोहम्मद वसीम जूनियर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है डेथ बॉलिंग के लिए, मिडिल ओवर्स के लिए, शमार जोसेफ, समीन कुल, तो इमाद हसनैन भी वसीम एक मौजूद है बहुत इनके बड़ी पास। स्टील कर ली। इस पे तो बाद में आएंगे कि उन्होंने ऑक्शन के एक्सिलरेटेड राउंड में क्या करा, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बॉलिंग किस तरह राउंड अप हुई इनकी। आप देखें जो बॉलिंग है इनकी, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर की सूरत में आप समीर मिनार सॉरी मेहरान मुमताज को देख लेंगे। उसके बाद पेसर्स इसमें शिमार जोसेफ एक ऐसा बॉलर है जो 150 टच करेगा। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन भी सेम कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं जो कि 150 टच करते हैं। फिर शादाब लेफ्ट आर्म सॉरी लेग स्पिनर आपको मिल जाएंगे, शादाब खान। इसके अलावा इमाद वसीम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपको मिल गया। इसके अंदर फिर आप देखेंगे हर बेस कवर्ड है। डेथ बॉलिंग के अंदर का स्पेशलिस्ट आपको मोहम्मद वसीम जूनियर की शक्ल में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप राना फहीम अशरफ की जैसे आपने बात की कि क्लेवर बॉलर है, स्लो बॉल कटर बहुत जबरदस्त करता है। सलमान इरशाद टी20 का बड़ा शानदार बॉलर है। मेरे ख्याल जो उनका एक्शन है राउंड आर्म, उसकी वजह से भी उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। बट जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंसेस दी हुई है टी20 के अंदर, आई गेस वो बहुत अंडर द रेडार जाता है, और वो बहुत शानदार बॉलर है। मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो इस दफा इंप्रेस करेगा। एंड रिवर्स स्विंग इसके पास भी है, सलमान इरशाद के पास भी रिवर्स स्विंग आपको दिखती है। अब मैं अगर इनके एक्सेलरेटेड राउंड में जो उन्होंने गेम खेला उसकी तरफ आ जाऊं, क्योंकि अगर आप देखें तो उसमें समीर मिनास, समीन गुल, शमा जोसेफ, इमाद वसीम, रिचर्ड क्लेसन, हैदर अली, मोहम्मद हसनैन, दीपेंद्र सिंह एरे और मार्क चैपमैन, इतनी सारी पिक्स कर देना और इतने अच्छे से मैनेज करना अपने पर्स को, ये कितना अच्छे से खेला इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। बिल्कुल। और इसका एडवांस्ड वर्जन आपने पेशावर की पिक्स में भी देखा है कि वो भी एक्सेलरेटेड राउंड की तरफ ज्यादा उनका रुजू था, कि अनसोल्ड प्लेयर्स में आप जाके सस्ते सस्ते में उन प्लेयर्स को उठा लें, जो कि अगर आप ऑक्शन की तरफ जाते तो वो देन फिर महंगे बिकते। सो मेरे ख्याल है ये एक स्मार्ट मूव था, क्योंकि उसके बाद इन लोगों को कम पैसों में बड़े शानदार प्लेयर्स मिले। मेरे ख्याल है जो प्लेयर्स इन लोगों ने उठाए हैं वो इनकी बेस प्राइस से कई ज्यादा पैसों में जा सकते थे अगर वो ऑक्शन के अंदर आते, बट स्मार्ट मूव था। चॉइसेस अच्छी मिल गई। स्पेशली इमाद वसीम की बात करूं तो मैं समझता हूं अभी भी एक अच्छा टी20 का प्लेयर है, ऑलराउंडर कैटेगरी में है। एंड इमाद वसीम की तो ईगो भी हर्ट हो गई है, क्योंकि जिस तरीके का ट्वीट आज उन्होंने किया आफ्टर द ऑक्शन वो भी हमने देखा है। सो होपफुली अच्छा सीजन जाएगा इमाद का। मैं ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हिम, और वो अच्छी परफॉर्मेंस उसने पिछले साल तो अनफॉर्चुनेटली नहीं दी थी, लेकिन उससे पिछला जो सीजन उसने खेला था इस्लामाबाद के लिए, सिंगल हैंडेडली मैं बोलता हूँ उसने इस्लामाबाद को पूरा सीजन विन करवा दिया था। आई थिंक डिबेट बनती नहीं है इमाद वसीम एज अ प्लेयर। इमाद वसीम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर जिसने पीएसएल हिस्ट्री में आज तक खेला है। आप उनके ऑफ द फील्ड बिहेवियर पे बात कर सकते हो, लेकिन ऑन द फील्ड इमाद वसीम की एज अ ऑलराउंडर कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे वो उसकी नई बॉल से बॉलिंग हो जाए, चाहे उसकी बैटिंग हो जाए नीचे आके। और आई थिंक कि उसके ट्वीट ने बहुत ज्यादा एक साथ एक्सप्रेस भी करा कि कितना जल्दी हम मूव ऑन कर जाते हैं एक प्लेयर के ऊपर से, क्योंकि रिटायरमेंट दिए हुए इतना टाइम नहीं हुआ, थोड़ा अरसा हमें सर्किट से नजर आया और हमें पहले राउंड में अनपिक जाते हुए नजर आए। पाकिस्तान क्रिकेट में कितना बड़ा इशू है ये कि हम बहुत जल्दी जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं एक प्लेयर से। बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज फैंस थोड़े से जज्बाती हैं यहाँ पे। याद रखते हैं फैंस के कौन सा प्लेयर आखिरी जो परफॉर्मेंस होती है बेसिकली वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड इमाद वसीम का थोड़ा सा इशू भी रहा है, उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम था उसके हवाले से भी थोड़ा इशू रहा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बहुत ज्यादा और बहुत लंबे अरसे तक सर्व कर सकते थे, बट लीग्स के लिए उन्होंने पाकिस्तान को वहां पे छोड़ा। उनकी अपनी चॉइस थी, डेफिनेटली किसी की पर्सनल चॉइस पे कोई कमेंट करना हमारा बनता नहीं है, बट स्टिल उस वक्त आप देखोगे 2023 के अंदर जरूरत थी पाकिस्तान को इमाद वसीम की, वहां पे लिया नहीं था इमाद वसीम को। बट उसके बाद जब उनसे बात की गई कि हम आपको स्क्वाड के अंदर रख सकते हैं, देन उन्होंने फॉरेन रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। देन उनको एक शॉर्टकट दिखा कि मैं यहाँ से पाकिस्तान खेल सकता हूँ, वापस से रिटायरमेंट उन्होंने ले ली। उसके बाद पाकिस्तान खेला, फिर वर्ल्ड कप से वापस आए। एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि आमिर एंड इमाद पाकिस्तान टीम के साथ स्टिक रहेंगे, खेलेंगे, बट सबसे पहले रिटायरमेंट लेने वाले ये दोनों वापस थे। सो वो वाली चीजें भी रही हैं, बट स्टिल आपको एज अ परफॉर्मर उसको भूलना नहीं चाहिए। उसने पाकिस्तान के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, एंड पीएसएल के अंदर तो वो हमेशा से करता ही आया है। जल्दी से ऑन द स्केल ऑफ 10 कहाँ रेट करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को? ये भी 8 इनका मैं रेटिंग दूंगा इन्हें। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको 9.5 रेटिंग दूंगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसी बेस नजर नहीं आती जो उनकी कवर नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टीम। Alright, so the brand new team, the most expensive team in the history of PSL, Team Rawalpindi.
अभी इतना जल्दी जल्दी में ऑक्शन हो गया कि ना इनके पास लोगो है, ना इनके पास टीम जर्सीज है, ना इन्होंने अभी तक नाम रिवील करा है, लेकिन टीम जो बनाई है ना, वो देख के आपको लगता है कि इतनी जल्दी इन लोगों ने इतनी सारी प्लानिंग कैसे कर ली। मोहम्मद रिजवान के अंडर में ये टीम कैसी शेप होती हुई नजर आ रही है आपको? सबसे पहले तो मैं मोहम्मद आमिर को बहुत एक्साइटेड हूँ रावलपिंडी की जर्सी में देखने के लिए, क्योंकि पिंडी बॉय मोहम्मद आमिर है, वहीं से ताल्लुक है। एंड अब अपने होम पे जाके खेलेगा रावलपिंडी में। सो एक बहुत एक्साइटिंग चीज है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मोहम्मद आमिर जाएगा पिंडी के लिए एंड ही वेंट देयर। सो ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद रिजवान एज ए कैप्टन, एज एन ओपनर खेलेंगे पीएसएल के अंदर, मुनासिब परफॉर्मेंसेज होती हैं रिजवान की। फिर इसके बाद अगर मैं देखूं, सैम बिलिंग्स भी मौजूद हैं, जमान खान, यासिर खान, नसीम शाह, रिशाद हुसैन, उसके बाद अब्दुल्ला फजल भी मौजूद है, अम्माद बट। फिर इसके बाद ये जो फॉरेस्टर, इनको मैं नहीं जानता हूँ, खैर लॉरी एवंस, ही इज अ विकेट कीपर, बैट अच्छे बैटर हैं, लीग्स में दिखते रहते हैं। एंड इसके अलावा आप देखेंगे मोहम्मद रिजवान ने काफी सारे जो इमर्जिंग कैटेगरी के एंड डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको भी उठाने की कोशिश की है। सो एक अच्छी वेल बैलेंस साइड मुझे यहाँ से नजर आ रही है। शाहजेब खान लेफ्ट हैंडर, जिसने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी मारी थी दुबई के अंदर अंडर 19 2024 में। इसके अलावा रिजवान महमूद, ही इज ऑल्सो अ लेफ्ट हैंडर। मोहम्मद आमिर खान, ये राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, 2020 का इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था। सो जैसे मैंने बात की है कि बहुत ज्यादा इमर्जिंग टैलेंट एंड बहुत ज्यादा ऐसे प्लेयर्स जो कि डोमेस्टिक में आपको दिखते हैं, उसको मोहम्मद रिजवान ने एट दी एंड एक्सेलरेटेड राउंड के अंदर पिक भी किया है। सो ओवर एंड ऑल बड़ी अच्छी टीम है। um, एक चीज जो मैं इनकी भी डिस्कस करना चाहूंगा वो है इनकी बॉलिंग अटैक। आप जमान खान ले लें, आप नसीम शाह ले लें, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ टुडेस ऑक्शन, रिशाद हुसैन ले लें, आप मोहम्मद आमिर ले लें, आपके पास ऑप्शंस की कहीं शॉर्टेज नजर आती नहीं है इमर्जिंग में। आपके पास फवाद अली हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, तो आप रिजवान के लिए भी कितनी बड़ी लग्जरी है ये कि इतने अच्छे अच्छे और इतने बेहतरीन बॉलिंग ऑप्शन इनके पास मौजूद है। एंड एडिंग टू दैट, वो सारे के सारे बॉलिंग ऑप्शंस अगर आप देखो तो वो सारे लोकल प्लेयर्स हैं। सो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी 11 सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपका लोकल जो रोस्टर है वो तो सॉर्टेड है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। टोटल है ही आपके पास 5, उनमें से आपके 4 निकालना बड़ा आसान है। और आप देखेंगे कि इनकी बॉलिंग बड़ा इंप्रेस करती हुई नजर आएगी, बिकॉज एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा एंड अगर वो परफॉर्मेंस चलती नजर आएगी तो वो कॉम्बिनेशन फिर टूटेगा भी नहीं। सो अच्छी टीम है। लोकल टैलेंट पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर देम। लाहौर कलंदर की टीम को एक तरह से इन्होंने तोड़ा है, चाहे वो जमान खान हो जाए, चाहे वो सैम बिलिंग्स हो जाए, चाहे वो रिशाद हुसैन हो जाए, चाहे वो डेरिल मिचेल हो जाए। तो बिल्कुल। तकरीबन आधी लाहौर कलंदर का पिछले साल का कोर उठा के अपनी टीम में ले आए हैं। ये कोर कितना हेल्प करेगा, क्योंकि बिल्कुल नई टीम है और इसकी कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो साथ खेला हुआ हो पहले, लेकिन लाहौर का कोर बिल्कुल साथ आ रहा है। एक तो चैंपियन साइड है, वो कितना हेल्प करेंगे इन लोग को टीम, नई टीम को आगे फॉरवर्ड मूव करने में। करंट फॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करती है, मैं समझता हूँ टी20 क्रिकेट के अंदर। अगर जिस प्लेयर की, जिस बैटर की करंट फॉर्म है, वो आपको टूर्नामेंट्स जितवा देता है। और ऐसी फॉर्म अभी मेरे ख्याल से डेरिल मिचेल की लगी हुई है। इंडिया के अंदर ओडीआई के अंदर भी उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस, उसके बाद उस परफॉर्मेंस की बेस पे उनको टी20 स्क्वाड के अंदर शामिल किया गया। उसके बाद उन्होंने टी20 सीरीज के अंदर भी मुनासिब परफॉर्मेंसेज वहां पे भी दी। ऑल्दो ही इज प्लेइंग टू मच डाउन दी ऑर्डर, नंबर 6 पे बैटिंग करते हैं न्यूजीलैंड के लिए, बट स्टिल अपनी गेम को उस हवाले से भी वहां पे भी अडेप्ट करने की कोशिश करता है डेरिल मिचेल। सो ही इज अ फैंटास्टिक चॉइस। उसके बाद सैम बिलिंग्स, अगर मैं बात करूं तो सैम बिलिंग एक ऐसा प्लेयर है जो कि दुनिया की हर लीग खेलता हुआ आपको नजर आएगा। एंड लाहौर के लिए इनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी शानदार थी। 2022-2021 से लाहौर की टीम के अंदर ही इंक्लूडेड थे, अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। सो येट अगेन उसके बाद रिशाद हुसैन अभी बीबीएल खेल के आए, बीबीएल बड़ा शानदार रिशाद ने खेला, टीम को लेके गए, फाइनल्स तक लेके गए और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रिशाद हुसैन ने दी भी थी वहां पे। एक नाम मैं लेना भूल गया लाहौर कलंदर्स के प्लेयर में से, और वो है आसिफ अफरीदी। वन ऑफ द रीजंस लाहौर कलंदर ने पिछले साल ट्रॉफी उठाई और उनको एक्सिलरेटेड राउंड में जिस तरह पिक करा, पूरी फाइट करी मोहम्मद रिजवान ने उनके लिए, तो ये इतनी एक इम्पोर्टेंट पिक साबित हो सकती है रावलपिंडी के लिए। बिल्कुल। और बहुत ज्यादा स्मार्ट ऑपरेटर है आसिफ आफरीदी, बहुत ज्यादा अंडर द रेडार येट अगेन जाते हैं। और पावर प्ले के अंदर स्पिनर का बॉलिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट आई गेस ही इज मास्टर्ड द आर्ट, क्योंकि जितनी क्रिकेट इन्होंने खेली है और तो इनको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है कि किस तरीके से बॉलिंग करनी है। और बड़ी अच्छी पेस वेरिएशंस के साथ, लाइन लाइन के साथ पावर प्ले के अंदर स्पेशली बॉलिंग करते हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम एज वेल। Let's move on to next team, लेकिन before that, rate this team out of 10. ये मैं समझता हूं इनका जो स्क्वाड है ये 8। Nine. All right, so एक और नई टीम, third most expensive team of IPSL history,
हैदराबाद किंग्समैन। एक तो मुझे नाम पे थोड़ा सा ऐतराज है क्योंकि बहुत ही वेird नाम रखती है हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन, लेकिन टीम अगर देखें वो कहीं से आपको वियर्ड नजर नहीं आती। साइम अयूब आपको टीम लीड करते हुए नजर आएंगे, उसके बाद मानस लबुशेन, कुशाल परेरा, इरफान खान न्याजी, हसन खान, शयान जहांगीर, जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी अभी कल के दिन ही, शर्जील खान इनके लोकल बॉय। ये टीम आपको कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल पाकिस्तानी एंड ओवरसीज पाकिस्तानी का मिक्सचर है इस टीम के अंदर। बहुत सारे यूएस के प्लेयर आपको दिखेंगे, साद अली, हसान खान, बिकॉज यूएस बेस्ड इनका बिजनेस है, सो वहां से इन्होंने लड़के उठाए हैं। शायान जहांगीर इज वन ऑफ देम एज वेल। सो यस, जैसे मैंने बोला, पाकिस्तानीज एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज यही लोग हैं इस टीम के अंदर। इसके अलावा और अलग से प्लेयर्स अगर मैं देखूं तो मार्नस लबुशेन, रेले मेरेडिथ और कुसाल परेरा। इसके अलावा आप सारे देख लें वही प्लेयर हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान खेल रहे हैं या तो यूएसए में खेल रहे हैं। सो अगर मैं बात करूं इनके कोर की, तो कोर वही है। आप देखें साइम अयूब जो इन्होंने उठाया था एज अ मोस्ट एक्सपेंसिव, मेरे ख्याल से रिटेंशन वो होगी आफ्टर स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ तो खैर डायरेक्ट साइनिंग थे। इसके अलावा इरफान खान न्याजी, पिछला पीएसएल सबको इंप्रेस किया था, कराची को मैच भी जितवाया था एक। सो उसके ऊपर भी सबकी नजरें होंगी। इसके बाद आप देखें आकिफ जावेद, वो भी बड़े शानदार बॉलर है। हसान खान अभी लीग्स में बहुत ज्यादा नजर आते हैं हमें, बीबीएल भी खेला इन्होंने, अच्छी परफॉर्मेंसेज दी मुनासिब। इसके अलावा द लोकल बॉय शर्जील खान, 2 से 3 सीजन के बाद शर्जील का वापस से कमबैक हो रहा है इन द पीएसएल। मैं चाहता हूं अच्छी परफॉर्मेंसेस दे अपनी टीम के लिए। इसके साथ मैं भी ये भी चाहता हूं कि इसको चांसेस भी मिले, क्योंकि ऑफ लेट चांसेस इतने ज्यादा मिले नहीं है, जहां पे मिले हैं तो परफॉर्मेंसेस उतनी खास आई भी नहीं है। एक नाम जो वो है हसन खान, एक यंगस्टर की पहचान किया, उसको बहुत मैच उनकी विन कैंपेन में शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को मूविंग फॉरवर्ड एक उनका फ्रंट लाइन मिल गया। उस वक्त तो बैटिंग इतनी नहीं करते लेकिन हक्के वक्के मार लेते थे। असर पीएस नंबर कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कोयटा ने भी फाइट करने की कोशिश करी लेकिन हैदराबाद ने छोड़ा नहीं अपने लड़के। बिल्कुल ऐसा ही है। हसान अब बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड क्रिकेटर हैं। जब पाकिस्तान में थे तब भी अच्छी परफॉर्मेंसेज ही दे रहे थे। अंडर 23 के कैप्टन भी थे, अंडर 19 के भी कप्तानी की हुई है हसान खान ने। और मतलब मैं समझता हूँ कि एक ऐसा प्लेयर था, जैसा आपने बोला कि पाकिस्तान खेल सकता था, एंड बहुत नियरली पाकिस्तान खेलने वाला भी था, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस थी, अगर 1-2 पीएसएल वैसे और जाते तो उसका नाम आ सकता था पाकिस्तान के लिए। बट जहां आपको आपकी किस्मत लेके जाए, यूएस के अंदर अपना करियर ढूंढना इन्होंने, वहां पे लीग्स खेल रहे हैं, पता नहीं शायद एलिजिबल हो पाएंगे आगे जाके, तो शायद आपको यूएस के कलर्स में भी दिख जाए, जैसे अभी एहसान आदिल एंड शायान जहांगीर भी आपको दिखे। यहाँ पे एक चीज है, अब सिंध में रहने वाले लोग हमें जो हमें बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रही है वो ये स्क्वाड देखते हुए, वो मुझे शरजान और साइम अयूब की ओपनिंग जोड़ी है। उसके बाद भी हमें नजर आते थे, तो ये कितना नॉस्टैल्जिक है आपके लिए शर्जील को एक साथ ओपन करते हुए देखना? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो टीम है ये सिंध की पहचान है, बिल्कुल इंटीरियर की पहचान है। हैदराबाद, कराची वॉज प्लेइंग, बट कराची एक ही टीम थी फ्रॉम द सिंध। अब ये सिंध से दूसरी टीम है। हैदराबाद इसका जो नाम जब रखा गया था तो बहुत खुशी की बात थी। इसके अलावा भी इन्होंने आसिफ महमूद को भी लिया है, ही इज ऑल्सो फ्रॉम हैदराबाद, वहीं से खेले भी हैं, ये सिंध से भी खेलते थे ऑब्वियसली। सो वो सारे के सारे प्लेयर इन्होंने गैदर किए हैं। स्पेशली कराची बॉयज बहुत ज्यादा है इस टीम के अंदर। उस्मान कराची का लड़का है, साइम अयूब कराची का लड़का है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो साद अली, ही इज फ्रॉम कराची, हमाद आजम तो खैर पंजाब साइड के हैं। सो ये बहुत अच्छी टीम, बहुत बैलेंस टीम, जैसे आपने बोला जो सिंध का कोर है वो बहुत ज्यादा इन्होंने गैदर किया है। एक प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा हिट होंगे और वो है हैदराबाद की पहचान हसन। फाइट करी लेकिन पर्स की वजह से उसको बाय नहीं कर पाए, तो उसको कितना ज्यादा मिस करेंगे बिल्कुल स्पेशली हैदराबाद फैंस। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मोहम्मद हसनैन इस टीम के अंदर होता तो शायद हैदराबाद वालों को मजीद ज्यादा खुशी हो जाती, बिकॉज कोई प्लेयर अगर अपनी होम फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करे, होम टीम को रिप्रेजेंट करे, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। एंड स्पेशली फैंस के लिए भी बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है कि उनका अपना लड़का उनकी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अभी आप देखें कि यहाँ पे शर्जील खान को लिया, तो शर्जील खान को और शर्जील खान के फैंस को बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी। बिफोर कंक्लूडिंग दिस टीम, सदाकत पे फ्यू वर्ड्स और फिर ऑन अ स्केल ऑफ 10। बिल्कुल माज देखें, हाईलाइट माज सदाकत तो आफ्टर दैट राइजिंग स्टार एशिया का हुए हैं, बट उससे पहले भी माज सदाकत, अगर मैं ऑल फॉर्मेट अगर आप देख लो डोमेस्टिक की, तो हर जगह पे परफॉर्मेंसेस माज सदाकत देते आ रहे थे। सो
अभी के लिहाज से एक ऐसा ऑलराउंडर डेवलप हो रहा है हमारे पास जो कि हमें आगे आने वाले 10 सालों के अंदर बहुत अच्छा सर्व कर सकता है, अगर तो ये जिस तरीके से जा रहा है उस तरीके से खेलता रहा। एंड आपको पिछले साल भी याद होगा कि इन्होंने एक मैच जितवाया था बाबर आजम के साथ खड़े होकर, एक बड़ी शानदार 50 रन की इनिंग्स खेली थी फॉर पेशावर। सो येट अगेन एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोस्पेक्ट है। उम्मीद यही है कि पूरा इनको ग्राइंड लगे डोमेस्टिक क्रिकेट का। एंड अभी तक तो बहुत जबरदस्त जा रहा है इनका, भले रेड बॉल आप देख लो, भले व्हाइट बॉल देख लें। सो आई रियली होप के पूरे कंप्लीट एंड अकम्प्लिश जब हो जाए तब जाके इनका पाकिस्तान का डेब्यू हो। एंड जहां तक कि इस टीम की रेटिंग की बात है तो ये मैं इसको 7 दूंगा। इतने खास इनके पास, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फॉरेन ऑप्शंस नहीं है। मानस लबुशेन ऑल्दो आपको पता है टी20 खेलते ही नहीं है, सो मानस लबुशेन को इन्होंने इंक्लूड किया है यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा आप देखें तो कोई खास इनके पास फॉरेन ऑप्शन नहीं है। सो वो वाला रोस्टर क्योंकि इनका कमजोर है तो इस वजह से 7 इनकी रेटिंग में देता हूँ। Then to next team. और तो यहाँ आ जाते हैं ऑप्शन के विनर, पिछले साल के फेवरेट्स, इस साल के हॉट फेवरेट्स, कोयटा ग्लेडिएटर्स। उन्होंने भाई ये टीम, सबसे पहले कैप्टन कौन है उस टीम में, और ये टीम ट्रॉफी उठाती हुई दिख रही है? मेरा ख्याल है कैप्टन की डिबेट तो बाद में होती रहेगी, बट इन लोगों ने सबसे पहले जो रिटेंशंस की थी वो शानदार थी। उसमें अबरार अहमद, उस्मान तारिक, उसके बाद हसन नवाज। सो ये तो रिटेंशन इन्होंने मतलब आप समझें कि पिछले साल का कोर उठा लिया, जिनकी वजह से ये लोग एटलीस्ट फाइनल तक गए थे। वो सारे प्लेयर इनके पास अभी भी हैं। अबरार, एवरीवन विल वांट अबरार नाफे भी, अहमद इन हिज टीम। अबरार, एवरीवन विल वांट नाफे अबरार। भी मिले हैं उनकी रिटेंशन में। बिल्कुल ऐसा ही है। अबरार अहमद भी हैं, नाफे भी मौजूद हैं इसके अलावा। लेकिन एक चीज जो है ना, जो कि थोड़ा सा मसला बनेगी इनके लिए तो मसला नहीं बनेगी, खैर बाकी लड़कों के लिए मसला बनेगी। वो ये है कि इनके पास स्पिनर्स जो हैं, क्वालिटी स्पिनर्स बहुत ज्यादा हो गए। तो अब ये खिलाएंगे किसको और बिठाएंगे किसको? क्योंकि फैसल अकरम, उसको पिछले साल भी इतना कोई एक्सपोजर चांस नहीं मिला था। एंड इस साल भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि टीम के अंदर उस्मान तारिक भी है एंड एज वेल एज अबरार अहमद भी मौजूद है। फिर अराफात मिनाज को किसकी जगह खिलाएंगे अगर ये दोनों हटेंगे तो? सो ये चीजें हैं जो देखनी पड़ेंगी, बिकॉज इन लोगों के साल जाया हो रहे हैं। फैसल अकरम की अगर मैं बात करूं, अराफात की बात करूं, तो इन लोगों को प्रॉपर चांस नहीं मिलता है पीएसएल के अंदर, इनका साल जाया होता है। लेकिन टीम के लिए तो फायदा है क्योंकि बैकअप प्रॉपर मौजूद है इनके पास। अगर आप देखेंगे अबरार तो खैर वो कभी फेल नहीं होता है, वो तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको कंटिन्यू करना चाहिए अबरार को। इसके अलावा अगर मैं फास्ट बॉलिंग में जो उन्होंने डायरेक्ट साइनिंग की थी स्पेंसर जॉनसन, तो वो हार्ड लेंथ पे बॉल मारता है, बड़े अच्छी बाउंस एक्सट्रैक्ट करता है वो। सो ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर एज वेल। राइली रूसो द होम बॉय को इन्होंने वापस से खरीदा है, एक तरीके से रिटेन आप समझ लें। इसके अलावा जहादात खान, ख्वाजा नाफे, उसके बाद आप देखें तो इनके पास बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान ये 2016 में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर थे। एक मैच लाहौर कलंदर से था, बिस्मिल्लाह खान ने उसके अंदर 50 की थी। कोयटा चेज डाउन 200 इन दैट गेम एज वेल। उसके बाद अगर मैं बात करूं फॉरेन ऑप्शंस की, तो फॉरेन ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट इतना कोई बड़ा नाम नहीं है अपार्ट फ्रॉम राइली रूसो एंड टॉम करन। बड़े नाम नहीं है, लेकिन मैं इस बात पे डिबेट कर सकता हूँ कि बहुत ही क्वालिटी प्लेयर्स हैं। चाहे आप स्पेंसर जॉनसन की बात कर लें, या तो आपसे या आप बेन मैकडर्मट की बात कर लें, प्लेयर्स हैं जो अकेले अकेले टीम को मैच जिता सकते हैं। और जहाँ कैप्टन की बात है, आई थिंक उन्होंने आखिरी पिक अपनी करी है। साउथ शकील विल बी लीडिंग टीम अगेन। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें और मुझे तो लग रहा है अभी। और एक और जो बहुत अच्छी चीज है, साकिब खान को इंक्लूड किया गया है कायद आजम ट्रॉफी का। ये लीडिंग विकेट टेकर था, शायद सेकंड लीडिंग विकेट टेकर थे साकिब खान कायद आजम ट्रॉफी के। इसके अलावा डोमेस्टिक में, एंड जो कराची का लड़का होता है वो कोयटा से डेफिनेटली खेलता है। आजम खान बैठे हुए वहां पे, तो जो भी कराची का अच्छा लड़का लिखता है वो आजम खान कोयटा से खिला ही रहते हैं। सो ऑब्वियसली ये बहुत जबरदस्त पिक है साकिब की। स्केल ऑफ 1 to 10 कहाँ रेट करेंगे इनको? ये टीम है प्रॉपर 9 वाली टीम है, 9.5 वाली टीम है, बहुत जबरदस्त टीम बनाई है। Let's move on next team then. ओके, सो वन ऑफ द फैन फेवरेट्स और ने की एक बहुत बड़ी वजह बाबर आजम।
पीएसएल में हमें पूरे ऑक्शन में हमें एक चीज बहुत ज्यादा तंग कर रही थी कि पेशावर जलमी कोई पिक्स, लेकिन जब उन्होंने पिक्स करना शुरू करी है तो एक ऐसी टीम बना दी जो अचानक से शुरू हो गई टूर्नामेंट की। तो किस तरह नजर आ रही है आपको इस वक्त? लास्ट राउंड के बाद जो है ये टीम बहुत जबरदस्त शेप अप हो गई है। जिस तरीके की फॉरेन साइनिंग्स इन लोगों ने की हैं, जेम्स विंस, माइकल ब्रेसवेल, कुसाल मेंडिस, नाहिद राणा, सो इन पिक्स की वजह से ना इस टीम के अंदर जान आ गई है। एंड अब ये एक प्रॉपर लाइनअप आपको दिख रही है इस वक्त। बाबर आजम एंड जेम्स विंस ओपन कर सकते हैं, बाबर आजम अपना टाइम ले सकता है, जेम्स विंस वहां से बैटिंग कर सकता है प्रॉपर। देन हारिस एज अ विकेट कीपर मौजूद है, अब्दुल सुबहान द बॉय फ्रॉम अंडर 19, उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, 2 सीजन से देते हुए आ रहे हैं अंडर 19 के परफॉर्मेंस। सो ही डिजर्व द चांस एज वेल। इसके अलावा नाहिद राणा, अगर आपको पेस चाहिए, कोई विकेट ग्रीन है, वहां पे नाहिद राणा भी काम आ सकता है। एंड देन माइकल ब्रेसवेल भी बड़ा शानदार ऑप्शन है आपके पास, नीचे से रन भी करते हैं, बॉलिंग भी शानदार है माइकल ब्रेसवेल की। उसके बाद इफ्तिखार अहमद को भी इन्होंने पिकअप किया है, कुसाल मेंडिस विकेट कीपिंग की भी जॉब कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग मैं समझता हूँ यहाँ पे कवर हो गई है आफ्टर दी लास्ट राउंड। पहले इनके ऊपर शक कर रहे थे सब लोग कि क्या टीम बन रही है, क्यों नहीं उठा रहे हैं, बट लास्ट राउंड में इन्होंने बता दिया कि वाई देवर वेटिंग। अम, वही इमाद वसीम बात में यहाँ पे चाहूंगा। इफ्तिखार अहमद इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन पीएसएल हिस्ट्री, अगर इफ नॉट इंटरनेशनल करियर। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है ऑल पाकिस्तान से लीड कर पाए, लेकिन में इसमें कोई दो राय नहीं। इफ्तिखार इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर जो पहले सीजन में आया था और अभी तक खेल रहा है। तो बैटिंग से बहुत अच्छा खेल के देते हैं आपको, दूसरा बॉलिंग में 4-4 ओवर डालते हुए नजर आते हैं। तो इफ्तिखार अहमद की पिक कितनी इंपॉर्टेंट टीम के पहले राउंड में सोल्ड चले गए थे। बिल्कुल, जैसे हमें पहले से ही पता है कि इफ्तिखार और बाबर ये ऐसा रिलेशन है जो कि 2022-2023 से चलता हुआ आ रहा है। बाबर बाबर प्रेफर भी करता है इफ्तिखार अहमद को काफी ज्यादा। जब तक इफ्तिखार अहमद खेलते थे पाकिस्तान टीम के अंदर तो उन्होंने ऑन एंड ऑफ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। आपको एक मैच याद होगा एशिया कप, जो कि ऑलमोस्ट हमारा सेमीफाइनल था, वहां पे इफ्तिखार ने बल्ले से भी रन किए थे, बॉलिंग में भी आके विकेट्स ली थी। सो एक अच्छा ऑप्शन है, और एक्सपीरियंस भी आपको पता है कि कितना ही है इफ्तिखार के पास। मोहम्मद हारिस के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी होगी इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करना, क्योंकि बहुत ज्यादा अंडर द लाइट्स आ गए हैं इस वक्त। परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम में बिल्कुल नहीं हो रही थी, बाहर हुए। ऑल दो वही रीजन बना उनका जो हसन नवाज का बना, बहुत ज्यादा नंबर के साथ छेड़छाड़ करी गई। एक ओपनर को 7वें 8वें नंबर तक लेके गया गया, कुछ मैच में 9वें नंबर तक में भी खिलाया गया। तो हारिस के लिए कितना मेक और ब्रेक सीजन होगा ये? बिल्कुल, बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया मैं तो समझता हूँ पेशावर ने हारिस के ऊपर, बिकॉज रिलीज कर दिया था, बिकॉज परफॉर्मेंसेस थी नहीं, 2023 में भी नहीं थी, 24 में भी नहीं थी। उसके बाद 25 में थोड़ी बहुत आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस 25 वाले सीजन के अंदर हारिस नहीं थी, बट वो भी ऐसा जितनी बड़ी कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी। बट एक चीज है कि फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, सो मेक एंड ब्रेक जैसे आपने बोला वो तो है। लेकिन अभी भी बात वही है कि हारिस को टॉप ऑफ द ऑर्डर चांस मिलता हुआ मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है इधर, क्योंकि कुसाल मेंडिस भी मौजूद है, विंस भी है, बाबर इट्स हिमसेल्फ है। सो नंबर 4, नंबर 3 पे, नंबर 5 इस तरीके से ही मौका मिल रहा है हारिस को। सो उसके ऊपर फिर अपने आप को तैयार करें उस तरीके से। ये तो नहीं हो सकता कि अगर आप ओपनर है और वहां पे आपको चांस नहीं मिल रहा है तो फिर आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से अडेप्ट करते हैं कंडीशन को, ये मैटर करता है हारिस के लिए। आई थिंक एक जगह पे जहां पेशावर फंसेगा वो ये है कि इन्होंने बहुत ज्यादा मिडिल ऑर्डर जमा कर लिया है। अब्दुल समद हो गया आपके पास, एरन हार्डी आपको नजर आते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए, आमिर जमाल लोअर मिडिल ऑर्डर में होते हैं। हारिस की आपने बात करी, उनको भी मिडिल ऑर्डर में चांस मिलेगा। माइकल ब्रेसवेल हो गए, कुशाल मेंडिस हो गए, इफ्तिखार अहमद हो गए। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे बाबर आजम, क्योंकि हमें यूजली नजर आता है ये ओपनर्स बहुत ज्यादा जमा कर लेते थे, अभी इनके पास मिडिल ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शंस बन गए इससे। काफी सारे ऑलराउंडर्स उठाए इन लोगों ने, इन टर्म्स ऑफ मैं हैरन आर्डी की बात करूं या आमिर की बात करूं। इसके अलावा आप देख लें काफी ज्यादा ऑलराउंडर्स, खालिद उस्मान हिमसेल्फ इज एन ऑलराउंडर। मेरा नहीं ख्याल मैच मिलेगा खालिद उस्मान को, बट मिलता भी है। सो वही जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, सो एक तरीके से ये बेनिफिट भी हो जाता है। लेकिन कभी जब बहुत सारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हो और आपको चांस भी देना हो तो वहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती हैं। बट लेट्स सी चीजें कैसी जाएंगी बाबर एंड को के लिए। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कहाँ रेट करेंगे? ये टीम 7 है। Let's move on to Sialkot Stallions, the second most expensive team of PSL history. सबसे पहले सेम सवाल, कैप्टन कौन नजर आ रहे हैं? मुझे स्टीव स्मिथ नजर आ रहे स्टीवन स्मिथ ही कैप्टन होंगे।
स्टीव स्मिथ के अंडर में खेलते हुए साहिबजादा फरहान आप उनके साथ ओपन करवा दें। एक हमें जोश सॉरी टिम पेन के बैठे हुए होने से एक ऑस्ट्रेलियन टच नजर आता है पूरी टीम में, तो वो कितना हेल्प करेगा इस टीम को कॉन्फिडेंस गेन करने में, क्योंकि ऑजी माइंडसेट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। टिम पेन की वजह से आप देखेंगे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं तकरीबन तकरीबन, हाँ यस बिल्कुल ऐसा ही है। तकरीबन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, सिर्फ एक के तबरेज शमसी के अलावा सारे ही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। अब ऑब्वियसली जब कोच ऑस्ट्रेलिया से है, सो वो कोशिश करेंगे कि उन प्लेयर्स को लें जिनको वो ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं। सो अब कोच क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए हैं और प्लेयर्स से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी होगी उनकी, जानते भी होंगे उनके प्रोज एंड कॉन्स के, अगर कोई खेलता है तो उसकी वीकनेसेस क्या है, किस तरीके से वो मैनेज कर सकता है अपने आप को। सो यस, कोच ही होने की वजह से काफी ज्यादा फायदा भी होगा इनको। पीटर सिडल आपको दिखेंगे एक एक्सप्रेस पेस पे अभी तक बॉलिंग कर रहे हैं, 42-41 ईयर्स ओल्ड है, बट स्टिल ही इज गोइंग रियली गुड। अब एक नाम जो इस टीम में मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो है साद मसूद का नाम। एक हमें शादाब सॉर्ट ऑफ प्लेयर नजर आते हैं जो शादाब की तरह ही खेलते हुए आ रहे हैं, इस्लामाबाद में खेलते थे, उनको इतने ज्यादा चांसेस नहीं मिले, मिले तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई उस गेम में। तो यहाँ पे इस टीम में आपको लगता है कि उनको ज्यादा चांस मिलेगा और उसको काउंट ऑन भी कर पाएंगे वो? बिल्कुल, मैं समझता हूँ इधर साथ के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, और ही इज वन ऑफ द रिटेंशन, माइंड यू, रिटेन किया सियालकोट स्टैलियंस ने उन्हें। सो मेरे ख्याल से साथ मुझे 110% खेलता हुआ दिख रहा है। अल्लाह करे अच्छी परफॉर्मेंसेस दे, बिकॉज अभी जिस तरीके से राइजिंग स्टार एशिया कप में परफॉर्म किया वो बड़ा शानदार था साथ की जानिब से, एंड अब उसको बैक करने की जरूरत है, इसी तरीके की परफॉर्मेंस देने की जरूरत है। एंड अनदर हीरो फ्रॉम राइजिंग स्टार एशिया कप, अहमद दानियाल भी स्क्वाड के अंदर मौजूद है। सो वो भी खेलते हुए हमें नजर आएंगे। सलमान मिर्जा, सो ये भी लाहौर की कोर है, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा, ये लोग भी दोनों लाहौर के ही पीडीपी प्रोग्राम के प्लेयर्स हैं जिनको अब सियालकोट में जाके मौका मिल रहा है। एंड मेरे ख्याल से ये दोनों के दोनों ही टीम के अंदर नजर आएंगे एंड बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हुए नजर आएंगे आपको। उसके अलावा हम लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर देख लें, अगर हमारे हो तो कितना ज्यादा इन लोगों ने इन्फेसाइज किए, क्योंकि बहुत ज्यादा आ गई क्रिकेट में, और इसका कितना रोल ठीक है? बिल्कुल, जैसे आपने खुद ही बता दिया है कि लेफ्ट आर्म या राइट आर्म कोई भी स्पिनर T20 क्रिकेट के अंदर एक ट्रम्प कार्ड होता है किसी भी टीम के लिए, एंड दे हैव वेंट फॉर देम। तबरेज शमसी भी मौजूद है, मोमिन कमर भी मौजूद है। सो मोमिन कमर के लिए बहुत अच्छी चीज है ये कि एक सीनियर प्लेयर जिसने हर जगह पे क्रिकेट खेली है, साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप के अंदर रिप्रेजेंट किया है, वो भी मौजूद होगा। एंड उनकी मतलब आप समझ लें मेंटोरशिप के अंदर मोमिन कमर भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इसके अलावा जैसे साद मसूद की बात की, साद मसूद भी आपको दिखेंगे। सो बहुत अच्छा स्पिन बॉलिंग अटैक एक तरीके से जमा किया है इन लोगों ने। अब एक चीज जो मुझे इनकी टीम में पॉइंट कर रही है वो ये है कि प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर बॉलर्स आपको इस टीम में नजर नहीं आएंगे। मोहम्मद आजम और साद मसूद के अलावा आपको ढूंढने से कोई ऑलराउंडर मिलेगा कि अगर आई थिंक आज की टी सारा गेम ऑलराउंडर्स का होता है, यहाँ पे थोड़ा लैग करेंगे सियालकोट स्टैलियंस। बिल्कुल ऐसा ही है, बट जो ये जो अननोन नेम है 2 से 3, क्या पता इनमें से कोई ऑलराउंडर दिख जाए जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे। वो तो उन्होंने ही सेलेक्ट किए हैं टिम पेन ने, तो शायद कोई ऑलराउंडर हो। बट यस, दिस इज अ फैक्ट कि ऑलराउंडर इतने ज्यादा जो कि नॉन ऑलराउंडर की अगर मैं बात करूं तो नहीं है। एस्टन टर्नर, यस ही कैन रूल हिज आर्म ओवर, मीडियम बॉलिंग कर लेते हैं, मीडियम पेस। इसके अलावा ये लेचलैंड शॉ, आई डोंट नो कौन है, मतलब मुझे रोल वगैरह कुछ भी नहीं पता है। सो इनमें से कोई हो सकता है, शायद मे बी दे आर ऑलराउंडर्स। ऐसा नाम जिसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हो स्क्वाड में? मोहम्मद नवाज एंड साहबजादा फरहान डेफिनेटली। ऑन स्केल टू 10 रेटिंग देते हैं अगर इस टीम को तो? ये 6 है मेरे ख्याल से। स्टीवन स्मिथ की वजह से चले मैं इसको 7 बोल देता हूँ, बट कोई इतना अट्रैक्टिव फैक्टर या एक्स फैक्टर इस टीम के अंदर मुझे दिखता नहीं है। दैट्स इट फ्रॉम टीम डिस्कशंस। लेकिन अगर हम थोड़ा अनसोल्ड प्लेयर की बात कर लें, मैं यंगस्टर्स की बात करूंगा। हमारे डोमेस्टिक के बहुत ही प्रोमिनेंट परफॉर्मर्स हैं। उनमें आप रोहिल नबी को ले लें, उनमें आप कासिम अकरम को ले लें, मुबशिर खान को ले लें, जहाँ चांस मिलता है वहां परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि सेल में या तो अनसोल्ड चले जाते हैं या बेंच पे बैठ के गुजार देते हैं।
अनफॉर्चुनेट है बड़ा। और मेरे ख्याल से कासिम की जैसे बात की आपने, सो 2 साल पहले तक कासिम अकरम का नाम ऐसा था कि माइट बी प्लेइंग पाकिस्तान इन नेक्स्ट 2 to 3 months। इस तरीके से था कासिम अकरम एक वक्त के ऊपर, बट खुद भी उसने परफॉर्मेंसेस डिग्रेड हुई हैं डेफिनेटली। उसी की वजह से एक रीजन वो खुद भी है अपने डाउनफॉल में। लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो चांसेस बड़े कम आते हैं इन लोगों के पास। और आपको पीसीबी ने एक रूल तो जरूर बनाया है कि अंडर 23 के एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्लेयर लेने हैं आपने, बट उन प्लेयर्स में भी आपको पता है कि प्लेयर पूल बहुत ज्यादा बड़ा है पाकिस्तान के पास, अपॉर्चुनिटीज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कम है। सो इसी की वजह से दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर पे बाहर भागते हैं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए। डेफिनेटली जब घर पे बैठे अपॉर्चुनिटी नहीं आती देन फिर आप बाहर की तरफ ही देखते हैं। उन्होंने इसी के साथ पूरे ऑक्शन में से आप ऐसे 2 प्लेयर्स बता दें जिनपे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं फालतू में, और कोई ऐसे प्लेयर जो कि स्टील हो गए, बहुत कम पैसों में मिल गए हैं अच्छी टीम को। मैं समझता हूँ एडम जैम्पा, मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ कि उसके ऊपर किसी ने बिड ही नहीं की है। इतना जबरदस्त लेग स्पिनर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मेरे ख्याल से तो वो उसकी बिडिंग बड़ी शानदार होनी चाहिए थी। और दो ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर, मेरे ख्याल से नंबर 1 फखर जमान, वो अपनी पीक क्रिकेट खेल चुका है, बट स्टिल बहुत हैवी अमाउंट में गए ड्यू टू जस्ट दैट वेरी रीजन के वो जो लॉयल्टी वाला फैक्टर है उसको मेंटेन करना था। सो वो एक उनको ज्यादा पैसे मिल गए हैं। एंड इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल हारिस रऊफ को ऑल्दो 7.5 करोड़ मिले हैं, बट आई गेस T20 के अंदर यार हारिस रऊफ इज अ वर्थ इट बॉलर। हो जाता है हारिस कभी राव कभी, डिजर्व्स इट। हाँ कभी कभी हो जाता है इधर उधर, बट जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंसेस है तो 7.5 करोड़ आई गेस मुनासिब पैसे हैं हारिस रऊफ के लिए। इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कोई, जितने भी प्लेयर्स गए ऑब्वियसली डिजर्व करते थे। साइम अयूब शायद अगर ऑक्शन के अंदर आते तो इतना महंगा नहीं बिकता वो 12.5 करोड़, बट उसकी रिटेंशन इतनी महंगी हुई। सो मैं समझता हूँ कि एक ज्यादा भारी इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा साइम पे ही हुई है। मेरे ख्याल में अगर मैं तो एक प्लेयर जिसको हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एक बूम करेगा ऑक्शन में, वो था समीर मिनास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें 2 टीम्स के अलावा कोई टीम उसके ऊपर बेट करती हुई नजर ही नहीं आई, और वो बहुत ही कम पैसों में जाते हुए हमें नजर आए, जिस पे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पैसे एहसान उल्लाह है। एहसान उल्लाह इज नाउ अब लो एवरेज बॉलर, वो ना उनका वो पेस रहा। ये तो आई थिंक यहाँ थोड़ी गलती हुई कराची। थिंक उनको क्रिकेट में रखेंगे तो कोई पता नहीं होता बॉलर या प्लेयर कब कब करते हैं। बट आई गेस एहसान उल्लाह ने जिस तरीके से बीबीएल में बॉलिंग की, बीपीएल में सॉरी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, वहां पे उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग, तेज बॉलिंग की है। बस दिमाग भी थोड़ा तेज हो जाए तो मेरे ख्याल से इम्प्रूव कर सकता है वो। अभी भी अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर रहते हुए वो इम्प्रेस कर सकता है आपको। कंसीडरिंग ऑक्शन पूरे स्क्वाड सबके कंप्लीट हो गए हैं, स्क्वाड्स ने एक शेप ले लिया हर टीम के। आज के दिन के एंड में आप कौन सी टीम को टॉप 4 में जाता हुआ देखते हैं PSL 11 के? टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, बट स्क्वाड्स को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ नंबर 1 टीम क्वेटा ग्लैडिएटर है। देन उसके बाद आप रावलपिंडी की तरफ जा सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड कैन बी वन ऑफ द टीम्स एज वेल। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन में आप और कौन सी टीम, कराची किंग्स कैन ऑल्सो क्वालिफाई। तो ये मेरी टॉप 4 है। ऑलराइट हुनैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत मजा आया बात करके, डिस्कस करके। होपफुली सुनने वालों को भी इतना ही मजा आएगा जितना हमने एंजॉय करा। और PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है उसके रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन दबा दिएगा। ऑक्शन के रिलेटेड डिस्कशन में हमने अगर कुछ मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।